प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं IAG ग्लास कंपनी लिमिटेड में और आपको हम यहाँ पे भदानी नगर में है ये कंपनी और काफ़ी संख्या में लोगों को रोज़गार यहाँ मिलता था। आज कंपनी बंद पड़ी है। कंपनी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। एशिया में सेकंड नंबर पे इस कंपनी का नाम आता था। उच्च गुणवत्ता का ग्लास बनाती थी। इसके बारे में हमारे भदानी नगर के रिपोर्टर इस संबंध में भदानी नगर के हमारे संवाददाता हैं राजकुमार जी, वो बताएंगे इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में। बताएं राजकुमार जी, इस कंपनी के बारे का क्या इतिहास रहा है और कितने बड़े क्षेत्रफल में ये कंपनी बनी थी? जी, यह फैक्ट्री सन 1952 में गुरुशरण लाल भदानी ने एक बेहतर सोच के साथ इस कंपनी की स्थापना की थी। उस वक्त कंपनी को करीब 103 एकड़ ज़मीन में बनाया गया था, लेकिन 5 वर्षों के बाद गुरुशरण लाल भदानी पहले कोल कंपनियां भी चलाते थे। 5 वर्षों के बाद बहुत सारे आपसी कारणों के कारण वो फैक्ट्री को आगे नहीं ले जा पाए और 1957 में उन्होंने जैपनीज इंडो असाही ग्लास को बेच दिया। उसके बाद फैक्ट्री का इतिहास काफ़ी स्वर्णिम रहा। दिन प्रतिदिन जापानियों ने इस फैक्ट्री को काफ़ी आगे ले जाने का काम किया और उच्च तकनीक से, अपनी तकनीक से जापानीज़ों ने इस शीशा का इतना अच्छा प्रोडक्शन किया कि इसका ख्याति दूर दूर तक चला गया। अपने समय में एशिया महादेश में ये दूसरे नंबर पर ये फैक्ट्री, इसका शीशा उत्तम गुणवत्ता युक्त के में दूसरे नंबर पर था। इसके शीशे विदेश जाया करते थे। धीरे धीरे यहाँ के मज़दूरों को भी डेवलप किया गया, यहाँ के कर्मियों को भी काफ़ी डेवलप किया गया। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ करीब 1500-1600 मजदूर परमानेंट वर्कर थे और 400 करीब कैजुअल वर्कर थे और अप्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ हजारों लोगों को रोज़गार मिल रहा था। दुकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा यहाँ पर हर तरह से चलता था। जैसे जैसे फैक्ट्री उन्नति की वैसे वैसे यहाँ कर्मचारियों और मजदूरों की सुविधा भी बढ़ाई गई। क्वार्टर दिया गया, बोनस दिया गया, उनको समय समय पर बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया। लेकिन 87 में फिर तरक्की कर रही थी कंपनी। 87 में यहाँ दूसरा 2TF प्लांट लगाया गया, जिसके बाद कंपनी और बूम किया गया। 2TF प्लांट लगा तो उसमें एम्प्लॉयसन को यहाँ नौकरी दी गई, जिससे यहाँ के वर्करों की स्थिति और बेहतर हो गई। सभी एम्प्लॉय लोगों को, एक बच्चा जो कम से कम मैट्रिक पास हो ना हो, 18 वर्ष का है, उसको नौकरी दिया गया यहाँ पर, जिससे इस फैक्ट्री का और बेहतर स्थिति हो गया यहाँ के कर्मियों का और फैक्ट्री दिन दुना रात दुगना तरक्की करने लगी। लेकिन 2000 आते आते अगले 10-12 वर्षों में ग्लास इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन हुआ। त्रिवेणी ग्लास आया, गुजरात गार्जियन आया, कई ग्लास इंडस्ट्रियाँ जो आई, तो वो लोग नई तकनीक से प्लांट को बैठा और इस कंपनी की तकनीक काफ़ी पुरानी थी, जिसमें जब मार्केट में इसका शीशा गया तो इसका लागत ज़्यादा आया ड्यू टू मैन पावर के चलते इनका शीशा का लागत ज़्यादा आ रहा था। दूसरी कंपनियां मार्केट में उससे कम में बेच रही थी। कुछ दिनों तक तो ये अपने ख्याति के बदौलत चला और उसके बाद फिर धीरे धीरे कंपनी की हालत खस्ता होते चली गई। कंपनी मार्केट में बने रहने के लिए अपना रेट कम किया तो इसका नुकसान बढ़ने लगा। तब जापानीज धीरे से यहाँ से खिसक लिए और राधे श्याम खेमका और लक्ष्मी खेमका को ये फैक्ट्री बेच दिया। राधे श्याम खेमका और लक्ष्मी खेमका दिल्ली में बहुत बड़े शीशा के व्यापारी थे। बाद में वो ये फैक्ट्री ले लिए। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ के कर्मचारियों की तरक्की हो, ये हो। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए किसी भी तरह का माल, घटिया से घटिया माल बेचने लगे। इस फैक्ट्री का उत्पादन करने के लिए बेहतर क्वालिटी का बालू इलाहाबाद से आता था। बाद में इसमें उस शीशी वाला कांच से इस फैक्ट्री का शीशा बनाया जाने लगा, जिसके बाद इसका गुणवत्ता प्रभावित होने लगा, मार्केट प्रभावित होने लगा। फिर धीरे धीरे वो यहाँ के सामानों को बेचने लगा। किसी तरह अपना घाटा मेंटेन करने के लिए उसको इस कंपनी से मुंह फटते चला गया और वो अंततः 2004 में इस कंपनी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद यहाँ पर काफ़ी बवाल हुआ, महीनों तक यहाँ आंदोलन हुआ। फिर 2008 में यह फैक्ट्री पुनः चालू हुआ, लेकिन दूसरे लक्ष्मीकांत खेमका भी इसे बेच दिया। विजय जोशी के हाथों चालू हुआ, जो छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी थे, उन्होंने चालू किया। लेकिन
महज 1 साल में फिर 2009 में बंद हो गया। फिर इसको 2011 में चालू किया गया, फिर 2012 में बंद हो गया, फिर इसको एक बार 2014 में चालू किया गया, लेकिन 6 महीना में ही बंद हो गया। अंततः इसको 2015 में चालू किया गया और लास्टली ये 2016 में अक्टूबर में ये बंद हुआ। उसके बाद से फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई है। इसी बीच में बंद के दौरान ही जिन लोगों का पैसा बकाया था उसमें से एक ट्रांसपोर्टर थे जिन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में केस किया। कोलकाता हाईकोर्ट इस कंपनी को नोटिस दिया, समय पर यह पैसा भुगतान उसका नहीं किया, जिसके बाद इस कंपनी को जहां तक मेरी जानकारी है लिक्विडेशन में डाल दिया गया। बाद में लिक्विडेटर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ आए, भी अपने कब्जे में फैक्ट्री को लिया और जो भी पैसा बकाया था जिन बैंकों का भी, सबको उन लोगों ने नोटिस किया कि आप उसको अटैच करके एक ही जगह, चूँकि लिक्विडेशन का जो प्रोसेस होता है उसके तहत सारे बकायादारों का और उसके बाद यहाँ के मजदूरों कर्मियों का भी जो बकाया था उसका पैसा भी वो उन लोगों ने मतलब अटैच किया कि कितना कितना है, किसका बकाया है, ताकि वो कोर्ट में सबमिट कर सके। यह भी सुनने में आ रहा है कि कंपनी के जो वर्तमान मालिक हैं विजय जोशी, उन्होंने हाईकोर्ट को एक आवेदन दिया है कि हम उसका भुगतान करेंगे जिनका पैसा बाकी था और हमको लिक्विडेशन से बाहर निकाला जाए। शायद ये BIFR में भी पहले गए हुए थे, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने दावा किया है कोर्ट को कि BIFR में जो कंपनी रहती है उसको लिक्विडेशन में इस तरह से नहीं जाया जा सकता है। नियमों की जो बात है उसके तहत अब देखिए हाईकोर्ट का फैसला, कोलकाता हाईकोर्ट का क्या आता है। अगर ये फैक्ट्री को फिर से मिलता है तो विजय जोशी क्या इरादा रखते हैं, स्क्रैप में कंपनी को बेचना चाहते हैं या किसी दूसरे के हाथों बेचना चाहते हैं निकाल के, या खुद से चलाना चाहते हैं। लेकिन अब फैक्ट्री को पुनः चलाना, इसका पुनरुद्धार करने के लिए इसको पूरी तरह से डेमोलिश करके एक नए तरीके से, नई तकनीक से यहाँ ग्लास इंडस्ट्री बैठाया जाएगा, तभी ये कंपनी सरवाइव करेगी। अन्यथा पुरानी तकनीक से तो कदापि संभव नहीं। कई बार प्रयास किया गया लेकिन नहीं चला। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते थे? रॉ मटेरियल इसका एक तो कोयला था, कच्चे माल की उपलब्धता कोयला से ही ये कंपनी चलती थी, तो उसके कोलियरी आसपास में थी, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कम लगे, इसलिए इस फैक्ट्री को इस जगह पर स्थापित किया गया था। लाइम स्टोन, जो आसपास में लाइम स्टोन का भरमार था, और सिल्का सैंड इसमें लगता है। सिल्का सैंड इलाहाबाद से आता था। हाँ, तो सिल्का सैंड, लाइम स्टोन और कोयला भट्टी से चलता था। इस कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता था। जैसे ये अगर बंद कभी भी किया जाएगा तो इसको सालों लगता था चालू करने में। अगर एक बार बंद हो जाएगा, इसका भट्टी बंद नहीं होना चाहिए। दरअसल क्या है कि जैसे ही भट्टी बंद होता था तो शीशा, चूंकि गला हुआ शीशा पाइपलाइन से मतलब उसका जो साइज है तो सारा जगह जम जाता था, तो उसको कहते थे फिर कोल रिपेयर। अगर आपका गलती से भी अगर 5 मिनट के लिए भी अगर फैक्ट्री बंद हो गया, अगर उसका भट्टी बंद हो गया, तो इस फैक्ट्री को चालू करने में सालों लग जाता था, जिसको कोल्ड रिपेयर का नाम दिया जाता था। और उसमें सारा कुछ तोड़ा जाता था, सबसे पूरा भट्टी को तोड़ा जाता था, क्योंकि भट्टी में शीशा जम जाता था। तो इसका रॉ मटेरियल था एक कच्चा माल, तो आपका कोयला जो इसका मुख्य ऊर्जा का था, जो फैक्ट्री चलती थी वो बगल में ही था। ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, यही सब देख के ना व्यापार शुरू का, फैक्ट्री वैक्ट्री तो यही ना हम लोग भी जानते हैं कि जहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा हो, जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता हो, उसके हिसाब से क्या था, लाइम स्टोन बगल में था और ये कोयला यहाँ था, और सामने में ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपका भुरकुंडा रेलवे स्टेशन, बस फैक्ट्री के सामने गेट पर रेलवे स्टेशन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कंपनी चलाई जा रही थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।